जो नया पॉइंट मिला ना वो मैंने अंडरलाइन करके रख दिया ऐसे ऐसे। फिर एग्जाम के पहले 1 महीना पहले मैंने पूरा रिवाइज किया। पीआर यादव का भी मैंने ऐसा ही किया। मुझे लग रहा था मिलेगा, लेकिन मतलब इतना अच्छा रैंक आएगा, इतना अच्छा रैंक आएगा आएगा ऐसे वो नहीं। 500 आपने बोला था मुझे, हाँ। 500 के अंदर तो तुम्हारा आ जाएगा ऐसे, मैंने भी ऐसा ही सोच रहा था कि 500। और मुझे लगता है इतना सारा एग्जाम तो क्रैक कर लिया होगा, फॉर्म तो आरआरबी का आपने भी भर दिया है, तो ये भी क्रैक हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस को आप बताइए, आरआरबी का एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए कैसे आरआरबी एग्जाम क्रैक करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं और कौन सा तरीके से पढ़े। हेलो एक्सपीरियंस में आज आप लोगों को ऐसा एक जीनियस पर्सन से इंट्रोड्यूस कराने वाला हो जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, पांच पांच सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बेसिस एग्जामिनेशन, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करके आए हैं। और आज आपका इंटरव्यू आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। स्पेशली आपको कैसे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, आपका वहां से कैसे मोटिवेट खुद को रखना है, इसके बाद फेलोर के बाद सक्सेस, सक्सेस के बाद सक्सेस का पीक लेवल में कैसे पहुंचना है, और वहां से स्पेशली आज का जो इंटरव्यू होगा वहां पे आरआरबी का मेन हमारा अटेंशन रहेगा, आरआरबी का प्रिपरेशन को लेके। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आरआरबी का क्या रहना चाहिए, आपको कौन सा तरीके से आरआरबी का प्रिपरेशन करना चाहिए, वो रहेगा। जरूर पूरा वीडियो देखना। मैं शैकत दास, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएफ रेलवे, और टुडे इन माय गेस्ट रूम मिस चैनिका बसु, शी इज नर्सिंग ऑफिसर एम्स गुवाहाटी। सो यू आर वेरी वेलकम मैम इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप आपका इंट्रोडक्शन मेरा व्यूअर्स के लिए दीजिए। मैं सोनिका बुस्सा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स गुवाहाटी, नॉर्थ 6 बैच। मैं असम कामरूप डिस्ट्रिक्ट का हाजो से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू मैम। मैं नेक्स्ट आपसे जानना चाहता हूँ मेरा व्यूअर्स के लिए, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है और आप कौन सा कॉलेज से आपका बीएससी नर्सिंग किया है, मेरा व्यूअर्स के लिए आप बता सकते हैं। मैं 10th तो शंकरदेव विद्या निकेतन हाजो से किया है, और उसके बाद मैंने एचएस किया है राम सरस्वती अकादमी ददरा। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एंट्रेंस दिया था वो बीएससी नर्सिंग के लिए। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हो गया, गुवाहाटी में रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी में। वहाँ से मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है 2019 में। ओके, वेरी नाइस। आपने 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया रीजनल नर्सिंग कॉलेज से। इसके बाद अभी 2024 ये जर्नी जो आपका प्रोफेशनल लाइफ का जो जर्नी रहा, मेरा व्यूअर्स के लिए आप वो बताइए प्लीज। ग्रेजुएशन के बाद मैंने वो एक प्राइवेट कॉलेज में वो किया, एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने 6 मंथ काम किया। उसके बाद मैंने सीएचओ का भी एग्ज़ाम आया था, सीएचओ का एग्ज़ाम भी दिया था, और एक साथ मेरा वो हमारा स्टेट का डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के अंदर में वहाँ पे भी पोस्ट वैकेंसी निकला था, तो वहाँ पे भी एक साथ एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा दोनों ही क्लियर हो गया था, सीएचओ भी क्लियर हो गया था और जीएमसीएच का जॉब भी क्लियर हो गया था। फिर मैंने सीएचओ में ज्वाइन नहीं किया। जीएमसीएच में मैंने 3.5 years मैंने काम किया। I think that GMC that is Guwahati Medical College and Hospital. हाँ हाँ, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके, फिर वहाँ पे 3.5 years काम किया। 3.5 years काम किया। फिर मैंने जीएमसीएच के टाइम से ही मैं मतलब नॉर्सेट के लिए मतलब एक में एक्सपीरियंस था, नॉर्सेट का एक्सपीरियंस था। तो नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है ना वहाँ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। उस बीच मैंने वो दिया एमएनएस का, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एग्ज़ाम दिया, और बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका भी मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर मतलब मेरा दोनों में ही क्लियर हो गया था। दोनों क्लियर हो गया। ओके, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का है? हाँ, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ओके, और ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का तो जो स्टेटस है वो तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर अभी एम्स में, फिर एम्स ही चाहिए था। हाँ, एम्स ही सही था। ऐसा नहीं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा कुछ मतलब पर्सनल रीजन था, उसके लिए मैं जा नहीं पाई। और एम्स मेरा मतलब पहला टारगेट थी, भूलना होगा अभी, पहला टारगेट ही था मुझे एम्स ही सही। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एज ए स्टाफ नर्स आप काम करते हुए आपको दो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम आपको क्रैक करने का मौका मिला,
लेकिन आपको एमसी चाहिए था, ऐसा क्या बात है, एमसी चाहिए, क्यों चाहिए था, और कब आपका एम्स क्लियर हुआ मेरा व्यूअर्स को? एम्स तो मतलब मेरा ड्रीम है, मतलब पहले से ही मैं ट्राई कर रहा था एम्स के लिए, क्योंकि मेरा एम्स घर के पूरा नज़दीक ही है। तो मेरा एम्स क्लियर हुआ अभी 2024 में नॉर्सेट 6 बैच में क्लियर हुआ एम्स। कितना रैंक था आपका? मेरा 329 था। 329 रैंक, ओके, 329 रैंक, दैट इज टॉपर्स के, टॉपर्स में आते हैं आप। इसके बाद भी कुछ एक एग्जाम दिया था कि आपने जो क्रैक हुआ? मैं जानता हूँ लेकिन मेरा व्यूअर्स नहीं जानते, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ बोलने के लिए। हाँ, मैंने ESIC का भी वो एग्जाम दिया था, वहाँ पे भी मैंने क्वालिफाई हुआ है अभी। ओके, ये यूपीएससी एसएससी भी एग्जाम दिया, वो एग्जाम भी क्वालिफाइड हो गए। ठीक है, ये था आपका प्रोफेशनल जर्नी। हाँ सर। आपका 2019 के बाद एक बहुत आपका जो मन था एम्स के लिए, उसके लिए आपने स्ट्रगल किया, और बाद में इतना अच्छा रैंक से आप अभी एज ए नर्सिंग ऑफिसर गुवाहाटी एम्स में आप करे रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो बात मेरा एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चन है कब, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो जो जर्नी है, कैसे आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, मेरा व्यूअर्स को आप ये बताइए। मेरा कॉलेज का एक सीनियर को दिल्ली एम्स में मिल गया, तो तब तक मुझे पता नहीं था नर्सिंग ऑफिसर क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, पता नहीं था। तो उसको पूछा कैसा है, क्या है, ऐसे पूछा, तो उसने मतलब बता दिया कैसा है। तब से मेरा मतलब एम है, मतलब एम नहीं ड्रीम है मेरा, एम्स में मुझे जॉब चाहिए, एम्स में जॉब करना है। फिर नॉर्सेट 3 जब हुआ था, फिर हमारा एम्स गुवाहाटी का पोस्ट निकल गया वहाँ पे। फिर नॉर्सेट 3 मैंने उस टाइम मैंने वो टारगेट हाई खरीद लिया था, टारगेट हाई बुक खरीद लिया था। तो वो बुक थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन मैंने मतलब इतना भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं एक जॉब में था, वो भी कोविड के टाइम का जॉब में था, पूरा कोविड ड्यूटी ऐसे करके, मतलब ऐसा मतलब पूरा बेस्ट मैंने दे नहीं पाया। तो मेरा रैंक आया ऐसा 26,000 ऐसा रैंक आया था। फिर मैंने फिर नॉर्सेट 4 के लिए थोड़ा यूट्यूब ऐसा मतलब सर्च करके पढ़ाई किया। तब भी मैंने मतलब बेस पढ़ाई नहीं किया, मैं मतलब खुद से बोल रही हूँ, बेस पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि नई जॉब लग गया मेरा एक ना, तो मतलब मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी हो गया, तो इसीलिए मैं मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा, थोड़ा मतलब बाहर मतलब ऐसा हो गया, घुमा फिरा ऐसा हो गया। लेकिन चाहिए तो था, लेकिन कर नहीं पाया। फिर नॉर्सेट 4 में भी मेरा रैंक ऐसा 13,000 14,000 ऐसा आया नॉर्सेट 4 में। फिर मैंने मतलब सोचा कि नॉर्सेट 5 तो अच्छे से देना है, क्योंकि नॉर्सेट 3 और नॉर्सेट 4 में मेरा बहुत सारे सीनियर को, इवन जूनियर को भी मिल गया था। तो मतलब मैंने सोचा कि नॉर्सेट 5 तो अच्छे से देना है। तो नॉर्सेट 5 के लिए मैंने पढ़ाई किया, अच्छे से ही पढ़ाई किया, और लगा था मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे मिल जाएगा, ऐसे लगा था। प्री तो मेरा बहुत अच्छा चला गया, प्री मेरा 98 परसेंटाइल आया प्री में। फिर मेंस में जब एग्जाम में बैठा मैं अटक गया, क्योंकि मेंस के लिए मेरा कॉन्सेप्ट भी मतलब मेंस के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए था ना, वो मेरा क्लियर नहीं था। मुझे एग्जाम के वहाँ पे बैठ के ही पता चल गया मुझे और पढ़ना है मतलब। तो मेंस मेरा अच्छा नहीं हुआ, मेरा 7,300 ऐसा रैंक आया। सेट 5 का जब रिजल्ट आया ना, मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया था। फिर मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा लगा था। फिर मेरा एक सीनियर है, उसको रो रो के बताया मैंने, मेरा ऐसा हुआ ऐसे बताया। फिर वो सीनियर ने आपका नंबर दिया मुझे, सर का आपका मतलब आपका नंबर दिया। फिर आपको मैंने उस नॉर्सेट 5 का रिजल्ट शायद शाम 7 बजे ऐसे ही आया था। फिर शाम 7 बजे जब नंबर मिला, तब भी मैंने फोन किया आपको। थोड़ा रुक मुझे भी याद है। तब भी मैंने फोन किया। तो फोन करने के बाद आपने बोला तुम्हारा तो मतलब नहीं होगा अभी, इस बार तो नहीं होगा, तुम छोड़ दो, जो हो गया हो जाने दो, अभी वो तो वापस नहीं ला सकते आप। तुम वो करो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नॉर्सेट 6 के लिए अभी से आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फिर आप मतलब बोला मतलब आपको मैं कल फोन करूंगी, थोड़ा गाइड कर दूंगी, ऐसे बोला। तो मैंने हुआ तो उस दिन तो रात में आया, मतलब रूम आया, रूम आके फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन आपने खुद फोन किया मुझे, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। आपने मतलब आपने जो किया है ना, वो मतलब किसी ने नहीं किया है अभी तक, जितना गाइड किया है आपने।
फिर आपने खुद फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि तुम क्या-क्या मतलब क्या-क्या पढ़ रही थी अभी तक? क्या मतलब किस चीज़ से पढ़ रही थी? ऐसे आपने बोला। फिर फिर मैंने बोला कि मेरा पास तो सिर्फ़ वो है टारगेट हाई है और पी.आर. यादव भी मेरे पास था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था तब, मतलब खरीद लिया था किसी से सुन के, पी.आर. यादव के बुक के बारे में खरीद लिया था, लेकिन पढ़ा नहीं था। तो आपने बोला पी.आर. यादव पढ़ा क्या? मैंने ऐसे ही बोल दिया पढ़ा है। तो उसके बाद आपने बोला कि तुम वो करो अभी, मतलब टारगेट हाई भी पढ़ो और पी.आर. यादव पूरा पढ़ो, 2 बार रिवाइज़ करो और सॉन्डर्स करके, सॉन्डर्स का नाम तब तक मैंने नहीं सुना था। जो एनक्लेस सॉन्डर्स है, उसका मतलब नाम नहीं सुना। तो आपने बोला कि एनक्लेस का जो सॉन्डर्स है ना, वो वाला बुक तुम खरीद लो। मतलब तब मैंने वो वाला बुक खरीद लिया। खरीद के उससे पढ़ाई किया। तो आपने तो मतलब रेगुलर गाइडेंस ही बोलूँगा मैं, रेगुलर गाइडेंस क्या है मुझे, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। आज मतलब 20-20 में आप फ़ोन करते हो गया क्या कंप्लीट? पी.आर. यादव कंप्लीट हो गया क्या? सॉन्डर्स कंप्लीट हो गया क्या? और उसके बाद आपने ये भी बोला था कि तुम यूट्यूब से भी जो फ्री वीडियोज़ मिलते हैं, जो अ, मतलब देते हैं यूट्यूब में, वो फ्री वीडियोज़ भी देखा करो। क्योंकि हम लोग कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते बोर भी फील हाँ, करते हैं हाँ, ना, हाँ। रीडिंग करते हाँ, करते, तो तो मैंने वो वो भी बोला था। मतलब आप ऐसे बोला कि कैसे वीडियोस देखना है, वो भी आपने गाइड कर दिया मुझे। मतलब इतना टाइम भी मत लगाओ वीडियोस में। अ, कैसे देखना है वो थोड़ा बोल दो, तुम थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस को बोल दो, मैंने कैसे बोला था वो आपने थोड़ा। आपने बोला था कि आपको 1 घंटे में 5 या 4 वीडियो कंप्लीट करना है, लेकिन जो वीडियो आता है, मतलब जो वीडियो वो लोग देता है, वो वीडियो ही 1 घंटे का होता है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे कंप्लीट करूँ। फिर मैंने मतलब आपने जैसे बोला ना, ऐसे किया। आपने बोला कि जो वीडियो है ना, आप स्पीड बढ़ा के देखो, क्योंकि आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी। तो स्पीड बढ़ा के देख लो। देख कुछ कुछ नया नया पॉइंट मिल जाता है हम मिल लोग का जाता है, वीडियो में, हाँ, कुछ। फ्री वीडियो आप देख सकते हो। हाँ, अगर कुछ आपको नया पॉइंट मिल गया कि ये मैंने नहीं देखा है, आज तक नहीं सुना है, वो नोट करके रख दो। एक मतलब वो नोट करने के बाद एग्जाम के पहले वो, अगर आप वो नोटबुक अगर देख लेते हो ना, तो वो बहुत मतलब हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल होता है। वही हुआ मेरे साथ भी। मेरा अभी भी है वो नोटबुक, 4-5 छोटा-छोटा नोटपैड जैसा है ना, वो मैंने कर लिया था। तो मैंने ऐसे यूट्यूब से भी पढ़ाई किया था और सॉन्डर्स को कैसे पढ़ाई किया और क्या क्या, कैसे पढ़ाई किया और क्या टेक्निक था, थोड़ा एक्सपीरियंस को बता सकते हैं आप? और सॉन्डर्स का भी आपने यही बोला था कि सॉन्डर्स को भी एक बार अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा थोरोली पढ़ाई करो। पूरा 2 महीना लगा दो सॉन्डर्स पढ़ने के लिए, लेकिन थोरोली पढ़ाई पढ़ाई करो। उसके बाद ऐसा लगा है कि आपको कोई पॉइंट्स, आपको ऐसा लगा कि मैं नहीं जानती हूँ, तो उसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करके एक मतलब एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से पहले ना, आपको वो पॉइंट ज़्यादा फोकस करना है, जो आपको लगा है कि इम्पोर्टेंट है और ये मुझे नया मिल गया है, तो करना। मैं ऐसे ही किया था। मतलब अभी भी मेरा सॉन्डर्स बुक में पूरा अंडरलाइन 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 है। तो मैंने ऐसे ही 2 महीना पूरा अच्छे से सॉन्डर्स पढ़ाई किया मैंने। पढ़ाई करने के बाद पूरा मैं जो नया पॉइंट मिला ना, बहुत सारा नया पॉइंट मिला मुझे सॉन्डर्स में। जो नया पॉइंट मिला ना, वो मैंने अंडरलाइन करके रख दिया ऐसे ऐसे। फिर एग्जाम के पहले 1 महीना पहले मैंने पूरा रिवाइज किया। पी.आर. यादव का भी मैंने ऐसा ही किया। पी.आर. यादव का भी जो मतलब वो नया पॉइंट है, वो भी अंडरलाइन करके किया। उसका भी मैंने ऐसा ही किया। तो एग्जाम के 1 महीना पहले मैं कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ा, वही मैंने पूरा रिवाइज़ किया। जो मतलब मेरा नोटपैड है, 3 साढ़े 4 नोटपैड है, जो मेरा नोट्स है, यूट्यूब से जो नोट्स मिला है वो नोट्स है। फिर मेरा जो बुक्स का जो अंडरलाइन पॉइंट है, वो सब मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, नॉर्सेट 6 का एग्ज़ाम दिया। प्री तो मेरा अच्छा ही गया। फिर प्री का रिजल्ट आया, उसमें भी मेरा 98 ऐसा ही परसेंटाइल आया था प्री में। फिर मेंस दिया। मेंस के पहले भी मैंने मतलब कुछ नया चीज नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था। प्री के पहले भी मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। मतलब थोड़ा टेस्ट सीरीज लिया था मैंने, लेके वो मतलब प्रैक्टिस किया था मैंने। आधा मैंने प्री के पहले किया और आधा में प्री के बाद। कितना दिन के बाद टेस्ट सीरीज देते थे ऐसे? 3-4 दिन के बाद या फिर एक दिन के बाद? टेस्ट सीरीज कैसे, कितना दिया था आपने एग्जाम टेस्ट का? सीरीज एग्जाम एग्जाम में हमेशा देता था। मतलब जब मैंने टेस्ट सीरीज
मतलब आपने बोला था मुझे टेस्ट सीरीज अभी मत दो, अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद तुम टेस्ट सीरीज दो, ऐसे बोला था ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होता है ना, और थोड़ा आपका बेसिक क्लियर नहीं होने से, आपका पूरा टॉपिक आपका कवर नहीं होने से, तो टेस्ट सीरीज तब देने से वो आपका मार्क्स कम आ रहा है, आप और डिमोटिवेटेड होते हो। पहले वो आपको कवर करना था, तो शायद तुमने ऐसा ही किया था। हाँ, मैंने पहले पूरा कवर किया, क्योंकि अप्रैल में हमारा एग्जाम था शायद नॉर्सेट 6, तो मैंने जनवरी तक पूरा मैंने वो बुक और वो जो है ना वही पढ़ाई किया, लेकिन यूट्यूब वीडियो मैंने छोड़ा नहीं था। यूट्यूब वीडियो मैंने रोज देखती थी मैं। बुक तो मैंने छोड़ दिया था जनवरी के बाद मैंने सिर्फ रिवाइज किया। उसके बाद प्री का एग्जाम दिया, मेरा 98 परसेंटाइल आया प्री में। फिर मेंस दिया, मेंस में भी मेरा अच्छा ही हुआ चीज। और मेंस के बाद पता चला था कि हाँ इस बार तो मिलेगा ही। और मुझे लग रहा था मिलेगा, मतलब लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा, इतना अच्छा रैंक आएगा ऐसे नहीं। 500 आपने बोला था मुझे, 500 के अंदर तो तुम्हारा आ जाएगा, ऐसे मैंने भी ऐसा ही सोच रहा था कि 500 अच्छा एक बात अभी याद आ रहा है कि नहीं, बोलो। नॉर्सेट 5 में जिस दिन मैं तुमसे बात किया था, इसके बाद बोला था कि नहीं कि ऐसा पढ़ो कि रैंक के बारे में सोचना ही नहीं है कि मुझे अलॉटमेंट एम्स अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। ऐसा पढ़ाई करो कि तुम्हें सोचना ही नहीं है, जस्ट तुम्हें एम्स अप्लाई करना है। ऐसा बोला था मैंने। हाँ, आपने बोला था, और आपने बोला था कि तुम अगर ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारा रैंक 500 के अंदर आ ही जाएगा। 500 के अंदर आएगा। तो मैंने भी ऐसे सोच रहा था कि मेरा 500 के अंदर आ जाएगा, लेकिन 300 के अंदर आएगा ये मुझे नहीं पता था। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब तुम एग्जाम देने गए, जब मेंस का या फिर प्री का भी एग्जाम में बैठे हो, वहां पे तब स्पेशली मैं नॉर्सेट के लिए बोल रहा हूँ, और नॉट ओनली नॉर्सेट, तुमने सिर्फ नॉर्सेट क्लियर नहीं किया है, 4-5 एग्जाम क्लियर हुआ है, वो पढ़ाई सबके लिए एक ही पढ़ाई होते हैं। ऐसा बात नहीं है जो नॉर्सेट के लिए अलग सा पढ़ाई होगा तो एसएससी क्लियर नहीं होगा। एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसा फील हुआ था क्या कि मैंने 100 पढ़ा था इसलिए मुझे इतना कंफर्टेबल एग्जाम दे पा रहा हूँ मैं, ऐसा कभी फील हुआ एग्जाम में बैठ के? हाँ, पूरा फील हुआ था, क्योंकि मैं कंपेयर किया था एग्जाम, मतलब एग्जाम हॉल में नहीं, एग्जाम के बाद भी मैंने कंपेयर किया था, क्योंकि नॉर्सेट 5 में मैंने जब मेंस एग्जाम दे रहा था ना, तब मुझे मतलब मैं अटक गया था, मैं बोला था ना मैं अटक गया था, लेकिन नॉर्सेट 6 में मुझे पूरा स्मूथली हो गया था। हमारे टाइम में तो अभी भी होता है, पेपर लॉक हो जाता है हमारे टाइम में, 18 मिनट्स के अंदर ही पेपर लॉक हो जाता है ना। तो 18 मिनट्स के अंदर पेपर मेरा तो 5 मिनट ऐसे में ही मतलब कंप्लीट हो जाता था। तो मतलब बाकी टाइम में मतलब 10 मिनट 12 मिनट में ऐसे ही बैठा था रिवाइज करके करके वहाँ पे। ओके थैंक यू है, बहुत अच्छे से मेरा एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से आपका जो प्रिपरेशन कब से और कैसे अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया वो बताया। बहुत आई थिंक फायदेमंद होगा मेरे एक्सपीरियंस के लिए। सब एक्सपीरियंस का लाइफ का जो प्रिपरेशन टाइम रहता है वहाँ पे क्रूशियल टाइम रहता है उन लोगों का लाइफ का, जब भी प्रिपरेशन चल रहा है। तो आपका भी रहा होगा। तो आपको क्या लगता है, आपका पूरा ये जो प्रिपरेशन, आपका डिफरेंट एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन किया है डिफरेंट टाइम में, और स्पेशली आपका ड्रीम था एम्स, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपका प्रिपरेशन और नॉर्सेट के बीच में कौन सा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट था? मेरा क्रूशियल पॉइंट तो वही था सर, जब मेरा नॉर्सेट 5 में सिलेक्ट नहीं हुआ, जब मैंने रिस्टार्ट किया नॉर्सेट 6 के लिए, वही मेरा क्रूशियल पार्ट था, जो मैंने मतलब प्रिपरेशन करके एम्स में मिल गया। वहाँ तक नॉर्सेट 5 से नॉर्सेट 6 का जो जर्नी था ना, वही मेरा क्रूशियल पॉइंट था, मेरे लिए क्रूशियल पार्ट था। हाँ, और वहाँ पे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, मैंने भी तुम्हें बताया था कि जिंदगी का सब कुछ छोड़ना है। हाँ, और एक दिन मैंने स्टेटस देख लिया था तुम्हारा व्हाट्सएप में, तुमने शादी पे गए हो किसी फ्रेंड्स को हॉस्पिटल का किसी दोस्त का। इसके बाद फोन करके बोला है शादी, दोस्त रिलेटिव शादी सब कुछ प्रोग्राम वगैरह स्किप करना है, 6 मंथ तो है। वही तो मैंने दोस्त का नहीं, मेरा रिलेटिव्स का ही शादी था। इसके लिए मैंने डांटा था। तो रिलेटिव्स का शादी, तो मैंने स्टेटस दे दिया था, तो आपने पूछा कि कहाँ गए हो ऐसे, मैंने बोला कि रिलेटिव्स का शादी है, तो आपने डांटा था। तो इस टाइम के लिए छोड़ दो, उसके बाद
कितना भी बहुत टाइम आएगा शादी अटेंड करने का, घूमने का, फिरने का, बहुत मतलब टाइम आ जाएगा, इसलिए अभी छोड़ दो ऐसे बोला था आपने, मुझे याद है वो वाला दिन। और मैं ये पॉइंट ना जानबूझ के एक्चुअली आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ये जो बात आप सब लोगों के लिए है कि आप जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट 6 मंथ ही आपका जिंदगी का सब कुछ देने के लिए मैं हमेशा हर वीडियो में आके बोलता रहता हूँ। और मुझे लगता है आप ये वीडियो देखने के बाद और मेरा जो भी वीडियो देखते हो उसके बाद थोड़ा तो मोटिवेट हो ही जाते होंगे प्रिपरेशन के लिए। मेरा एक्सपीरियंस को आप बताइए, स्पेशली आरआरबी का एग्जाम आने वाले हैं और मुझे लगता है इतना सारा एग्जाम तो क्रैक कर लिया होगा, फॉर्म तो आरआरबी का आपने भी भर दिया है तो ये भी क्रैक हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस को आप बताइए, आरआरबी का एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए कैसे आरआरबी एग्जाम क्रैक करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं और कौन सा तरीके से पढ़े कि एग्जाम अच्छे हो, एग्जाम क्रैक हो जाए। स्पेशली मेरा आरआरबी एक्सपीरियंस के लिए आज आरआरबी का एग्जाम तो 3 to 4 महीने में आ ही रहे हैं। तो मेरा एडवाइस एक ही रहेगा कि आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कोई कोचिंग ले रहे हो, मतलब जहाँ से भी ले रहे हो ना, वहाँ पे मतलब स्टिल रहना चाहिए। किसी बहुत सारे चीज़ के पीछे नहीं भागना है, जो भी आप कर रहे हो ना वही अच्छे से करना है। और एग्ज़ाम के पहले ना रिवाइज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिविज़न करने से ना हमारा चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट हमेशा एक एक टेस्ट देना है, एटलीस्ट आरआरबी एग्जाम तक टेस्ट सीरीज देना है, वही बोलूँगी मैं। और आपको आपका जो फोकस है ना, जो आपको अगर आरआरबी चाहिए, आपको आप वो मतलब फोकस की तरह रहना है, रखना है अपने माइंड में कि मुझे आरआरबी चाहिए किसी भी तरह से। सब छोड़ के ना अभी अगर आरआरबी चाहिए तो आरआरबी के पीछे भागो, चाहिए तो भागो, वही माइंडसेट है, जो माइंडसेट माइंडसेट करोगे वही होगा। हाँ वही है। तो आपका माइंड पूरा बना लो, अच्छे से पढ़ाई करो, और रिविजन करो, टेस्ट सीरीज दो, और वही मतलब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, सबका हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस के लिए, मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ कि नॉर्सेट का जो एग्जाम है और आरआरबी का एग्जाम और डिफरेंट और अदर्स का एग्जाम, तो नॉर्सेट का साथ अदर्स एग्जाम स्पेशली आरआरबी का एग्जाम में कोई डिफरेंस है क्या, या फिर ऐसा आपको लगता है कि नहीं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग अलग होना चाहिए? और बहुत सारे मेरा एक्सपीरियंस है जिनका एज 30+ हो गया, स्पेशली मैं यूआर कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ, 30+ हो गए, वो नॉर्सेट अपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए? ओनली वो लोग आरआरबी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है नॉर्सेट और आरआरबी का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग होना चाहिए, या फिर क्या आपका मैसेज क्या है मेरा एक्सपीरियंस के लिए? नॉर्सेट आरआरबी वैसे तो सेम ही है, क्योंकि मतलब नर्सिंग ही है, नर्सिंग का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन नॉर्सेट में जो है ना हमको डेप्थ में नॉलेज चाहिए। आरआरबी में भी चाहिए होगा डेप्थ में नॉलेज, लेकिन टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना आरआरबी के लिए अच्छा है। उसके लिए तो हमें डेली 400 to 500 मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सके। मतलब आरआरबी के लिए एमसीक्यूज रोज बहुत ज्यादा करके सॉल्व करिए, साथ में थ्योरी तो करना ही है, लेकिन एमसीक्यूज जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे पर डे 400 to 500 एमसीक्यूज आपके लिए एवरेज ठीक रहेगा वही। और लेकिन एम नॉर्सेट के लिए हमारा मतलब टॉपिक का डेप्थ बहुत जानना जरूरी है, वही डिफरेंस है स्पेशली आरआरबी और नॉर्सेट के लिए। कल नॉर्सेट का बहुत कम सीट आ रहा है, लेकिन अच्छी बात वो है कि आरआरबी का एवरी ईयर एग्जाम होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद बहुत सारे एग्जाम होते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होते हैं और बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो डिमोटिवेट हो रहा है, क्योंकि आपने भी फेलियर देखा है, तो जो डिमोटिवेट होते हैं उनके लिए कुछ एक मैसेज दे दीजिए जो आपने फील भी किया है, और उस डिमोटिवेशन से कैसे खुद को निकाल के फिर से रिस्टार्ट करना है। एक्चुअली डिमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्सेट का वैकेंसी कम
हो रहा है वो तो पता है, लेकिन आरआरबी का तो एवरी ईयर आएगा, ईएसआईसी भी नॉर्सेट के साथ ऐड हो जाएगा। तो इतना वैकेंसी अगर मिल रहा है, इतना वैकेंसी एवरी ईयर आ रहा है, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा फोकस के साथ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत कुछ नहीं जरूरत है। नहीं है, कोई आपका जरूरत सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ होगा ही, कभी ना कभी तो होगा, आज नहीं हुआ है 6 मंथ के बाद हो जाएगा, हो लेकिन जाएगा सिलेक्शन आपका जरूर होगा। जरूर। क्या आपको लगता है क्या कोई सिलेक्शन के लिए कोचिंग मैंडेटरी है, चाहिए, या फिर सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन मिल सकता है? देखिए, कोचिंग के साथ भी आपका सिलेक्शन हो सकते हैं और सेल्फ स्टडी के साथ भी आपका सिलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप कोचिंग अगर लोगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, अगर फोकस नहीं रखोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। और बिना कोचिंग के साथ भी अगर आप सेल्फ स्टडी करके अच्छे से फोकस रख के अगर पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कितना खुद कितना पढ़ रहे हो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड हाँ करता है आपका हाँ सिलेक्शन हाँ। होगा कि नहीं होगा। मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस को बताना चाहता हूँ, हिंदी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मेरे व्यूअर्स बहुत हिंदी एरिया से आते हैं, और अगर हमारा प्रोनाउंस में कुछ गलत हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपका ज़रूर आपका सक्सेस बहुत जल्दी होगा। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी सबको। सब अच्छे से पढ़ाई करो, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।